नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित पर। और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग एकदम जानदार, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि कल वाले टॉपिक, जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक था, उसका बचा हुआ पोर्शन है। और नया टॉपिक हर्षवर्धन है, यानी पुष्यभूति वंश है। उसके बाद हम प्राचीन इतिहास का जितना भी रिक्वायरमेंट की गई है आपके पेट के एग्जाम में, उसे पूरा कर चुके होंगे। फिर एक बढ़िया से थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनके माध्यम से पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और फिर शुरुआत करेंगे किसकी? फिर शुरुआत करेंगे मिडाइवल की। सॉरी। तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जितना हमारा रह गया था उससे आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट से सबसे पहले जहां तक कल हमने समझा था, हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, यानी कि जो गुप्त वंश का सबसे महानशाली शासक माना जा रहा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, इन दो को ही माना गया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय को हमने समझा था कल कि 9 रत्न थे उसके दरबार में, जिसमें से कालिदास, वराह मिहिर, साथ ही साथ आप शुद्रक, इसके अलावा आप शपणक, उसके अलावा आप बात करते हो अमर सिंह की, धनवंतरी की, सभी की आप बात करते हो। तो इतने सारे महान लोग थे। इसके अलावा उस समय पर जो उसके 9 रत्नों में शामिल नहीं थे, फिर भी बेहतरीन काम करने वालों में से एक थे। उनमें हमने नाम सुना किनका? आर्यभट्ट का। उसी में हमने नाम सुना किसका? वात्स्यायन का। उसी में हमने नाम सुना शूद्रक का। तो कुल मिलाकर इतना सब कुछ बेहतरीन लेवल पर था। तो पता लगाना चाहिए कि प्रशासन कैसा था। तो जरा हम समझेंगे कि कर, सबसे पहले टॉपिक लिख लें यहां पर, कर। कर का मामला क्या था? तो कर का मामला यह था बेटा, जो पुलिस को टैक्स दिया जाता था उसे कहते थे भट्ट कर। ये मैंने कल भी बताया था कि भट्ट कर क्या था? भट्ट कर, जो पुलिस को टैक्स दिया जाता था। क्या था बेटा? पुलिस का टैक्स, मतलब पुलिस को जो टैक्स देते थे उसे था, उसका नाम था भट्ट कर। ऐसे ही एक था चाट कर। क्या नाम था बेटा जी? चाट कर, चाट कर या चट्टकर भी कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है। ये क्या था? लुटेरों का टैक्स। अब आप कहेंगे कि लुटेरे भी कोई टैक्स देते थे, तो इसका मतलब सरकार ने उनको परमिशन दे रखी थी कि लूट लो। तो बेटा देश के अंदर या राज्य की सीमाओं में लूट क्या करते थे? आम जनता के साथ नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि ये लुटेरे किसी और को, राज्य की सीमा के बाहर किसी और को लूट रहे हैं, लेकिन रहते इसी राज्य की सीमा के अंदर हैं, चंद्रगुप्त की सीमा के अंदर रह रहे हैं, उसके राज्य की सीमा के अंदर रह रहे हैं, तो फिर ऐसे में इन्हें क्या देना होता था? टैक्स देना होता था। तो इसे कहते थे चाट कर। लुटेरों को जो टैक्स देना होता था उसको क्या कहते थे? चाट कर। लुटेरों को जो टैक्स सरकार को देना पड़ता है उसे कहा जा रहा है। क्यों देना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राज्य की सीमाओं के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन लूट नहीं सकते राज्य की सीमा के अंदर किसी को। आगे बात करते हैं। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चलेंगे तो लिखेंगे 1/6। कितना? उपज का 1/6 किसको दिया जाता था? सरकार को। तो लिखेंगे उपज का 1/6, उपज का 1/6 सरकार को कर के रूप में दिया जाता था। सरकार को किसके रूप में? कर के रूप में। कर के रूप में क्या किया जाता था? दिया जाता था। सरकार को इतना मामला दिया जा रहा है, दिया जाता था। टैक्स के रूप में सरकार को 1/6 दिया जाता था। अच्छा जी, और बात करें, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझते हैं कि प्रशासन कैसे चल रहा था। तो प्रशासनिक व्यवस्था को अगर आप समझोगे बेटा जी, तो यहां पर सबसे पहली चीज, जो अलग अलग प्रांत थे उनके हेड को कुमारादित्य कहते थे। क्या कहते थे? कुमारादित्य, कुमारादित्य। तो लिखेंगे प्रशासन हेड को, तो अलग अलग प्रांत, प्रांत के हेड को, प्रांत के प्रमुख को, प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? कुमारादित्य। तो जाहिर सी बात है, राजा महाराजा के खानदान के ही नौजवान बच्चों को कुमारादित्य बनाकर भेजा जाता था। ठीक है साहब। इसके अलावा एक पोस्ट थी दंड पाशिक।
क्या थी? दंड पाशिक। अब दंड यानी कि किसी को पनिशमेंट देना और पाशिक यानी बांधना। तो कौन करता है दंड देने के लिए बांधना? तो पुलिस करती है। तो दंड पाशिक कौन था? पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था। क्या था? पुलिस विभाग का प्रमुख। क्या रहेगा बेटा जी? क्या कहेंगे? पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ये कहेंगे। दूसरा बात करें दंड पाशिक के बाद, इसी तरीके से था महादंड नायक। महादंड नायक। अब नायक का मतलब होता है हीरो। तो जो दंड दे उस नायक का नाम क्या होगा? तो उस नायक को कहेंगे आप जज। तो न्याय व्यवस्था का प्रमुख को महादंड नायक कहा जाता था। आज का समझ लो, आज का समझ लो आप सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह ले। न्याय व्यवस्था का प्रमुख हुआ करता था। कौन हुआ करता था? न्याय व्यवस्था का प्रमुख, जिसे क्या कहा जाता था? महादंड नायक कहा जाता था। दंड पाशिक पुलिस विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। इसी तरीके से अग्रहारी। अग्रहारी कौन थे? तो अग्रहारी दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। कौन हुआ करता था? दान विभाग का प्रमुख। क्या कहेंगे बेटा जी? कि ये दान विभाग का प्रमुख हुआ करता था। फिर बिट्टू एक और बात करेंगे, उसको बोलते हैं महासंधि विग्रह। महा यानी ओवरऑल प्रमुख है, संधि यानी दोस्ती किससे करनी है, और विग्रह किससे दोस्ती तोड़ देनी है। तो विदेश नीति यानी कि कौन देखेगा? फॉरेन मिनिस्ट्री। उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? महासंधि विग्रह। क्या कहा जाता था? तो लिखेंगे महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह ये एक पोस्ट थी। जो कौन था? विदेश नीति का प्रमुख। विदेश नीति का या विदेश डिपार्टमेंट का प्रमुख था, है ना? समझ रहे हो किससे दोस्ती रखनी है? कूटनीतिज्ञ हुआ करता था, डिप्लोमेट था अपने आप में। क्योंकि इस समय पर आप जान रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर साइंटिफिक खोजें हो रही हैं। आर्यभट्ट अपनी आर्यभट्टियम में ये लिख रहे हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। तो इतनी साइंटिफिक बातें हो रही हैं। धन्वंतरी जैसे चिकित्सक शल्य चिकित्सा के लिए मतलब वहीं हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, इतना बढ़िया मामला बन रहा है। अमर सिंह ने डिक्शनरी लिखी है, वरुरुचि ने व्याकरण लिखी है संस्कृत की, वरुरुचि ने, ठीक है। और बेताल भट्ट साहब इतने जबरदस्त जादूगर हैं कि एकदम जादूगर छू कर दें तो गायब हो जाएं जगह। हर चीज अपने आप में बहुत चरम पर है, हर चीज अपने आप में बहुत चरम पर है। आर्किटेक्चर क्या बताया था? शंकु वास्तुकला के प्रमुख हैं। तो उस समय पर ऐसे मंदिर बनाए गए हैं। एक तो मंदिर निर्माण में सबसे पहला अगर देखा जाए तो गुप्तवंश ही माना जाएगा। तो मंदिर इतने बेहतरीन बने हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया। तो जरा देखेंगे किन किन मंदिर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखेंगे मंदिर जो गुप्त काल में बने। तो पहली चीज तो यही याद रखनी है कि जो मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो गुप्त काल से ही होती है। इसलिए गुप्त काल के समय के मंदिर बहुत ज्यादा मतलब उत्कृष्ट लेवल के नहीं दिखेंगे। अगर आप ये मान रहे हो कि बहुत ही टॉप टाइप के मंदिर दिखेंगे जैसे अन्य चीजें दिख रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो मंदिरों में सबसे पहले अगर बात करें बेटा जी, तो मंदिरों में सबसे पहला मंदिर कहलाया जाएगा, जिसे आप लिखेंगे उसे लिखें तिगवा, तिगवा विष्णु मंदिर। तिगवा विष्णु मंदिर यानी कि तिगवा में है और मंदिर क्या है बेटा जी? विष्णु जी का मंदिर है। तो तिगवा विष्णु मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर कहाँ है बेटा? तो लिखेंगे जबलपुर। जबलपुर, और जबलपुर कहाँ है मेरे बच्चे? एमपी के अंदर है, ये लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा है भूमरा। क्या है बेटा? भूमरा। भूमरा ये शिव जी का मंदिर है। भूमरा शिव मंदिर ये कहाँ है? ये भी एमपी के अंदर ही है, भूमरा का शिव मंदिर।
ऐसे ही है नचना कुठार, क्या बोलेंगे, साथ में बोलें, नचना कुठार, नचना कुठार। ये पार्वती मैया का मंदिर है, पार्वती मंदिर कहाँ है, पन्ना, पन्ना किधर है, एमपी में है, पन्ना एमपी में। ठीक है बेटा जी। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर एमपी में है, भूमरा, पूरी भूमि को क्या कर दें, एकदम धूसर कर दें, खत्म कर दें, शिव जी हैं, भूमरा शिव मंदिर कहाँ है, एमपी सतना में। फिर बात करें किसकी, कि नचना कुठार पार्वती मंदिर, नाचती हुई घूमती है पार्वती मैया, नाचती हुई कैलाश पर्वत पे 10 काम करती हुई दिखती है, तो नचना कुठार से याद रखना। नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ है, पन्ना, पन्ना किधर, एमपी में। इसी तरीके से एक और लिखेंगे बेटा जी, एक और लिखेंगे एरण मंदिर, एरण, एरण मंदिर। तो बेटा जी एरण मंदिर कहाँ है, तो लिखेंगे सागर, सागर एमपी के अंदर है, कहाँ, सागर में, जो कि एमपी के अंदर है। इसी तरीके से यूपी के अंदर भी जो विष्णु गुप्त वंश के एरियाज में आते थे, उनमें से एक मंदिर है दशावतार मंदिर, विष्णु जी के 10 अवतारों का मंदिर है दशावतार मंदिर। कहाँ है ये बेटा मंदिर, ये मंदिर है झांसी, कहाँ है बेटा, झांसी, और झांसी किधर है, यूपी के अंदर है, तो झांसी यूपी में है ये वाला मंदिर दशावतार मंदिर। ऐसे ही भीतरगांव में एक मंदिर है ईंटों से बना हुआ, तो लिखेंगे भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का कौन सा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। ये कहाँ है बेटा, ये भी आपका यूपी कानपुर के अंदर है, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। ये मंदिर जो है वो ईंटों का बना हुआ है किसका बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ, ईंटों का बना हुआ, पत्थर का नहीं बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ मंदिर है और गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जो गुप्त काल में बने, और क्योंकि मंदिरों के निर्माण की कला या मंदिरों के निर्माण की शुरुआत अगर एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में कोई आपसे पूछे तो वह गुप्त वंश से ही शुरू हुई है। यहां तक में कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 चीजें नोट डाल के फिर ये हमारा टॉपिक जो है यानी कि गुप्त वंश वो खत्म हो जाएगा। फिर जोरदार कहानी सुनेंगे और फिर पहुंचेंगे वर्धन वंश पे, हर्षवर्धन को बढ़िया तरीके से प्यार प्यार से समझते हुए चलेंगे। तो नोट में पहला लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड के चांदी के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर देवश्री लिखा है। यह पूछा गया प्रश्न है, चांदी के सिक्कों पर क्या लिखा रहा मिला है, देवश्री। क्या लिखा मिला है बेटा, देवश्री, यानी कि देवों का प्रिय, लक्ष्मी का दुलारा, देवश्री लिखा मिला है, लिखा मिला है। और नेक्स्ट बात क्या लिखेंगे बेटा जी, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या रहेगा, पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा कि जैसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय खत्म होता है तो उसके बाद कुमार गुप्त की एंट्री होती है। तो लिखेंगे कुमार गुप्त के समय पर, कुमार गुप्त के समय पर या कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, बहुत पूछे जाने के चांसेस हैं। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, यूनिवर्सिटी का क्या करवाया, निर्माण करवाया बेटा जी, निर्माण करवाया। किसने करवाया बेटा जी, तो तुरंत बताएंगे, कुमार गुप्त ने करवाया। गुप्त वंश के सबसे ज्यादा अभिलेख कुमार गुप्त के समय पर लिखे गए, लिखेंगे नेक्स्ट बात, गुप्त वंश के सबसे ज्यादा अभिलेख, लिखेंगे गुप्त वंश के सबसे ज्यादा अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेख, गुप्त वंश के सबसे ज्यादा अभिलेख किसके समय पर, कुमार गुप्त के समय पर लिखे गए, लिखेंगे कुमार गुप्त के समय के हैं। ठीक है, गुप्त वंश के सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के ढेर
कहाँ मिला है, वो भी कुमारगुप्त के समय का है। और वो कहाँ मिला है, अगर आपने कभी सुना हो बयाना, बयाना, बयाना सुना है, बयाना, बयाना इधर है राजस्थान में, ठीक है, तो वहां मिले हैं। तो यहाँ नोट करेंगे, पहली चीज तो ये लिखेंगे कुमारगुप्त के समय पर, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के समय पर जो सिक्के हैं, कुमारगुप्त के समय के सिक्के, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, अरे भाई, कुमारगुप्त के समय के सिक्के के समय के सिक्कों पर, समय के किन पर बेटा जी, सिक्कों पर क्या मिलता है, तो आप और लिखेंगे फटाफट, मोर और कार्तिकेय के चित्र हैं। किसके, मोर प्लस कार्तिकेय के क्या हैं, चित्र हैं। ये और बता दूं कि ये जो गुप्त वंश है ये ब्राह्मण वंश को, यानी ब्राह्मण धर्म को, सॉरी, ब्राह्मण धर्म को मानता है। तो मोर प्लस कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं, चित्र मिलते हैं। यही नेक्स्ट बात भी लिखेंगे कि इस समय के गुप्त वंश के सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के, गुप्त वंश के सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के, सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के कहाँ मिल रहे हैं बेटा, बयाना, सिक्के बयाना, बयाना राजस्थान में मिले हैं, बयाना राजस्थान में मिले हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए, यहां तक में कोई समस्या हो तो बताइए। बहुत बढ़िया, कोई, मुझे उम्मीद है ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई समस्या आपको रहेगी नहीं। तो यहां तक का मामला समझ में आया बेटा जी। और एक और चीज लिख लीजिए, पारे की खोज इसी समय पे की गई थी। पारा, पारा जो होता है, जो आपके थर्मामीटर में भी रहता है, पारे की खोज की गई थी, पारे की खोज की गई थी। मैडम क्यूरी ने खाम खा में जान दे दी, खोज की गई थी, क्योंकि धन्वंतरी अपनी किताब में लिखते हैं इस बारे में, पारे के बारे में। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, हर्षवर्धन वंश की। तो आप इसे वर्धन वंश कह लीजिए, क्या कहेंगे, वर्धन वंश कह लीजिए, या कह लीजिए आप इसे थानेश्वर का, क्या कह सकते हैं, थानेश्वर हरियाणा में है, थानेश्वर का पुष्यभूति, क्या कहेंगे बेटा जी, पुष्यभूति वंश। तो क्या क्या कह सकते हैं इसे, या तो इसे वर्धन वंश कह लीजिए, या फिर थानेश्वर का पुष्यभूति वंश कह लीजिए। अब पहले समझ लीजिए थानेश्वर किधर है, तो बेटा जी हरियाणा में है थानेश्वर। अब समझते हैं क्या कहानी है। तो बेटा जी इस वंश का संस्थापक जो है वो कौन है, पुष्यभूति, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, पुष्यभूति वंश भी कह रहे हैं। तो संस्थापक कौन, पुष्यभूति। अब पुष्यभूति के एक बच्चा, पुष्यभूति का एक बालक बच्चा भी है। बालक बच्चे का नाम क्या है, प्रभाकर वर्धन। क्या लिखेंगे नाम, प्रभाकर वर्धन। क्या लिखेंगे, प्रभाकर वर्धन। बहुत बढ़िया। अब ये प्रभाकर वर्धन साहब जो हैं अपने पिताजी के साथ, जो मोखरी वंश के राजा, क्या नाम है, अवंती वर्मन, उनके यहाँ सामंत थे। तो ये क्या थे, लिखेंगे मोखरी वंश के, मोखरी वंश के अवंती वर्मन के, मोखरी वंश के राजा, और नाम क्या है, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन के सामंत थे। क्या थे ये, सामंत थे उनके, यानी उनके अंडर काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसे आप थानेश्वर का पुष्यभूति वंश कह सकते हैं, क्योंकि इसके संस्थापक, इसकी नींव डालने वाले पुष्यभूति थे। या फिर आप इसे वर्धन वंश भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के बच्चों ने, स्पेशली हर्षवर्धन ने इस वंश को वहां पहुंचाया कि आज हम इतिहास में इसको पढ़ते हैं। तो जब बात करते हैं, ये आखिरी हिंदू, प्राचीन इतिहास का आखिरी हिंदू क्या है, वंश है जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि प्रभाकर वर्धन
कहाँ सामंत हैं? मोखरी वंश के राजा अवंती वर्मन के यहाँ पर ये क्या है? सामंत हैं। सामंत का मतलब है सिंपली आप उनके यहाँ एज अ जमींदार काम करते हो। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हैं। प्रभाकर वर्धन के क्या हैं बेटा जी? 3 बच्चे हैं प्रभाकर वर्धन के, और 3 बच्चों के नाम क्या हैं? एक बड़े बेटे का नाम है राज्यवर्धन। क्या नाम है? राज्यवर्धन। फिर एक बिटिया है, बिटिया का नाम है राज्यश्री। क्या नाम है? राज्यश्री। फिर एक बेटा है जिसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्ष बेटा जी हैं उसके। ठीक है, हर्ष क्या है? सुपुत्र हैं प्रभाकर वर्धन के। अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए। तो क्योंकि प्रभाकर वर्धन कहां से बिलोंग करते थे? अवंती के मोखरी वंश के राजा अवंती वर्मन के जो बेटे हैं ग्रहवर्मन, उनसे अपनी बिटिया की शादी करा देते हैं। क्या करा देते हैं? तो राज्यश्री की शादी होती है किससे? गृहवर्मन से। किससे? गृहवर्मन से। अब ये गृहवर्मन कौन है? तो अवंती वर्मन के बेटे हैं। किसके? अवंती वर्मन के बेटे। और अवंती वर्मन कौन है? मोखरी वंश के राजा, जो कि कन्नौज पर क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। तो ये अवंती वर्मन के बेटे हैं, यानी कन्नौज इनकी कैपिटल है। कन्नौज क्या है? इनकी कैपिटल है। ठीक साहब, बहुत बढ़िया। ब्याह कर दिया, बिटिया को भेज दिया। अब पीछे से प्रभाकर वर्धन के राज्य में हूणों का आक्रमण होता है। क्या होता है? हूण आक्रमण होता है। हूण एक जनजाति थी बाहरी, जिसने भारत के अंदर बहुत ज्यादा क्या करा? लूटपाट मचाई। तो हूणों का आक्रमण है। तो इस हूण आक्रमण को दबाने के लिए किसको भेजते हैं? अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजते हैं। हूण आक्रमण, तो राज्यवर्धन को दबाने के लिए भेजा। राज्यवर्धन को दबाने के लिए भेजा कि जाओ बेटा इस विद्रोह को दबा कर लेके आओ। ठीक है, दबाने के लिए भेजा, विफल करने के लिए भेजा। इस आक्रमण को वो विफल करने भेजा। अब राज्यवर्धन वहां गए हुए हैं। इसी बीच में सिचुएशन क्या होती है? इसी बीच में सिचुएशन होती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। क्या कहानी बन रही है कि प्रभाकर वर्धन की क्या हो गई बेटा जी? इनकी हो गई है डेथ। तो मम्मी है, मम्मी का नाम है यशोमती, वो हो जाती हैं सती। माता कौन है इनकी? माता यशोमती। माता यशोमती क्या हो जाती हैं? सती हो गई, अपने पति की बात सुनकर कि इनकी मृत्यु हो गई है, सती हो जाती हैं। राज्यवर्धन को ये खबर मिलती है। राज्यवर्धन लौट ही रहे हैं कि रास्ते में एक और बुरी खबर मिलती है। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि जीजाजी कौन? ग्रहवर्मन, इनको मार डाला है। ग्रहवर्मन को कौन मारता है? तो याद रखेंगे, बंगाल का राजा है। बंगाल या कह लीजिए गौड़ कहते हैं उस समय पे, गौड़ प्रदेश। बंगाल या गौड़ प्रदेश का राजा शशांक। कौन है बेटा? शशांक है, जिसने महात्मा बुद्ध का जो बोधि वृक्ष है ना, जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उसे उखड़वा फेंका था, काट डाला था। तो बंगाल गौड़ प्रदेश का राजा शशांक, और इसी तरीके से मालवा का देवगुप्त। मालवा का कौन? देवगुप्त। इन दोनों ने मिली भगत कर दोनों ने हाथ मिलाया और क्या करा? इन्होंने मार डाला। किसको मारा? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन को मार डाला। किसको मार डाला? ग्रहवर्मन को मार डाला, किल्ड ग्रहवर्मन। और राज्यश्री को उठा कर ले गए हैं। अब सोचिए, राज्यवर्धन जो कि हूणों के विद्रोह को, हूणों के आक्रमण को दबाकर लौट रहा है, रास्ते में पता पड़ता है कि प्रभाकर वर्धन पिताजी नहीं रहे और दुख में माताजी यशोमती ने भी क्या कर ली? वो भी सती हो गई हैं। फिर ऐसे में खबर मिलती है कि जीजाजी को मार डाला है 2 कातिलों ने।
किन्होंने? एक तो बंगाल यानी गौड़ प्रदेश का राजा शशांक, और दूसरा कौन? मालवा का देवगुप्त, दोनों ने मिलकर। और तो और सिचुएशन बुरी और ये हो गई कि बहन राज्यश्री का अपहरण करके ले गए हैं। ठीक है, अब ऐसे में बहुत परेशान है कौन? राज्यवर्धन। गुस्से में एकदम तलवार निकाल के तनतनाता हुआ कहता है ला इन्हें ही देखूं, पहले तो घर बाद में ही जाऊंगा, पिता की चिता को आग बाद में लगाऊंगा, पहले इन्हें देख लूं जो बहन को उठा के ले गए। बहन के साथ बदतमीजी हुई है और साथ ही साथ जीजा जी मार डाले हैं। तो ऐसे में राज्यवर्धन पहुंचता है और राज्यवर्धन के हत्थे चढ़ जाता है कौन बेटा? तो राज्यवर्धन के हत्थे चढ़ता है देवगुप्त। राज्यवर्धन ने किसको मार डाला? देवगुप्त को मार दिया। किसको? देवगुप्त को मार डाला। ठीक है, पीछे से धोखे से इसी बीच शशांक जो है वो राज्यवर्धन को मार देता है। फिर क्या हुआ? शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला। क्या कर दिया? शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला, मार डाला। अब हर्ष उस समय मात्र 16 साल के हैं और उनके ऊपर ये दारोमदार आ चुका है कि अपना राज्य भी संभालें, क्योंकि पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रही, यहां तक कि बड़े भाई भी नहीं रहे, और उधर बहन का भी सब कुछ लुट चुका है। तो बहन को भी लेके जाना है, बहन की भी खोज करनी है कि कहां है बहन, और उसको भी सांत्वना देनी है क्योंकि उसके राज्य पर भी अब ये बागड़ बिल्ले नजर डालेंगे। ठीक, तो ऐसे में हर्षवर्धन, यहां कहानी का हीरो हर्षवर्धन एंट्री करेगा। यहां एंट्री होगी हर्षवर्धन की, और जो गद्दी पे बैठेंगे 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। ठीक, और सबका बदला लेंगे। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए, भाई का, जीजा का, बहन का, सबका बदला लेगा हमारी कहानी का हर्षवर्धन। ठीक, तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं 606 से लेकर 647 एडी में। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो लिखेंगे 590 ईस्वी में हुआ था, तो मात्र 16 साल के थे। इनकी पत्नी का नाम अगर देखें, इनके ये गद्दी पर बैठते हैं, पहले तो लिख लें, गद्दी पर बैठते हैं 606 ईस्वी में। इनकी पत्नी का नाम क्या है? दुर्गावती है। पत्नी का नाम क्या है? दुर्गावती है। सबसे पहले अब इनका काम था कि बहन को खोजा जाए। तो क्या करते हैं? एक बौद्ध भिक्षु है, क्या करेंगे? बौद्ध भिक्षु सबसे पहले तो शशांक को मारेंगे। ये शशांक को मारते हैं, तो याद रखेंगे शशांक को मारा है, तो लिखेंगे शशांक को मारा। शशांक को मारा, क्या करा? शशांक को मार डाला है, बदला लिया है, मारा। फिर उसके बाद बहन को खोजने निकले हैं। तो फिर ऐसे में बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु हैं जिनका नाम है दिवाकर मित्र। क्या नाम है? दिवाकर मित्र। वो मदद करते हैं बहन को ढूंढने में। दिवाकर मित्र ने क्या की? राज्यश्री की खोज करने में मदद की, राज्यश्री को ढूंढने में मदद की। राज्यश्री को ढूंढने में क्या करी है? मदद करी है। किसने करी है? बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने करी है। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आया? शशांक को मार डाला, बहन को खोज लेते हैं, बहन को ढांढस बंधाते हैं कि तुम निश्चिंत रहो और अपनी राज्य पे जाकर अपनी गद्दी पर बैठो, अपनी प्रजा का देखो। और फिर शशांक नहीं, फिर हर्षवर्धन 2 कैपिटल्स लेकर चलेंगे। एक तो थानेश्वर भी रहेगी उनकी कैपिटल, और दूसरा कन्नौज भी रहेगी जहां बहन का राज्य है, ताकि बहन को फिर कोई परेशान न कर पाए, इसलिए दोनों जगह कैपिटल बना के रखेंगे। तो लिखेंगे कि कन्नौज भी हर्ष की क्या रहा? कैपिटल बना रहा, राजधानी बना के रखा, कैपिटल रहा है। क्यों? क्योंकि बहन जो है वो कन्नौज में ब्याही है, तो वहां पे उनके राज्य में भी कोई असुविधा ना हो। अब यहां लिखेंगे बेटा जी, तो हर्षवर्धन जिन्होंने सबसे बदला लिया, क्या इतिहास में किसी ने हर्षवर्धन को भी हराया? तो हाँ, तो लिखेंगे 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर
कहाँ बेटा जी? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया है? तो लिखेंगे चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड। क्या लिखेंगे? चालुक्य राजा, चालुक्य राजा, और राजा का नाम क्या है? पुलकेशिन सेकंड। क्या नाम है? पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य राजा जिनका नाम क्या है? पुलकेशिन सेकंड। तो 618 में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया। इन्होंने क्या करा? ने हर्ष को हराया। हर्ष को क्या करा? हराया। अब इन पुलकेशिन सेकंड का एक दरबारी कवि है। इनका एक कौन है बेटा? दरबारी कवि, जिसका नाम है रवि कीर्ति। दरबारी कवि है जिसका नाम क्या है? रवि कीर्ति। अब ये रवि कीर्ति साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जैसे ही पुलकेशिन, पुलकेशिन यानी बाल खींचना, ऐसे याद रखना, जैसे ही पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया है तो हर्ष का हर्ष नहीं रहा, हर्ष का हर्ष खो गया है। समझो कितना व्यंग है इस बात में। और वहीं हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट, क्या याद रखना है नाम? बाण भट्ट, वो जिक्र तक नहीं करते कि हर्ष को कभी किसी ने नर्मदा के तट पर ऐसे हराया था। और अगला आदमी क्या कह रहा है कि अरे मेरे राजा ने हर्षवर्धन को हराया है। और क्या कह रहे हैं कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को ऐसा हराया कि हर्ष का हर्ष खत्म हो गया। इतना मामला तगड़ा चल रहा है। तो हर्षवर्धन साहित्य के प्रति भी बहुत रुचि रखते थे। तो लिखेंगे हर्षवर्धन द्वारा लिखी पुस्तक, हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो बेटा जी इस समय की लिखित रचनाएं हैं, लिखेंगे नागानंद रत्नावली, लिखें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बहुत पूछी जाती हैं कि हर्ष द्वारा लिखी हुई कौन सी हैं? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष के दरबारी कवि हैं बेटा बाण भट्ट, तो यहीं लिखेंगे दरबारी कवि हैं। कौन है दरबारी कवि? बाण भट्ट हैं। दरबारी कवि का नाम क्या है बेटा? बाण भट्ट है। इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखी है हर्ष चरित और कादंबरी। क्या लिखेंगे? कादंबरी और हर्ष चरित। क्या लिखी है? हर्ष चरित लिखी है और कादंबरी लिखी है। यहां तक में कोई समस्या हो तो फटाफट से बता दीजिए, कोई परेशानी या कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। सांस भी नहीं आ रही है यार। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। दरबारी कवि बाण भट्ट हैं, हर्ष चरित और कादंबरी लिखते हैं। हर्ष के समय पर हेन सांग आता है। ह से हर्ष, ह से हेन सांग। तो इनके समय पर कौन आया? हेन सांग आया। हेन सांग कब आ रहा है बेटा? तो हेन सांग आ रहा है तकरीबन 530 से लेकर, इनका जो टाइम पीरियड है 530 से नहीं, 630 से लेकर 645 तक आ रहा है। 630 से लेकर 645 एडी ईस्वी तक हर्षवर्धन के कार्यकाल में हेनसांग रहा है। हेनसांग जिसे क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है बेटा? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। क्या कहते हैं बेटा जी? यात्रियों का राजकुमार। तो इसे कहेंगे आप पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, धार्मिक यात्रियों का राजकुमार। दूसरा आप क्या कहेंगे? इसे ही क्या कहते हैं आप? एक तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं आप हेनसांग को, दूसरा क्या कहते हो? तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो इनसे जुड़ी हुई है हेनसांग से, वो ये जुड़ी है कि ये नालंदा में 15 वर्ष 18 महीने महायान शाखा का अध्ययन करते हैं। तो याद रखेंगे 15 वर्ष 18 मंथ्स कहाँ? नालंदा में किसका? महायान शाखा का अध्ययन, महायान शाखा का अध्ययन किया, महायान शाखा का अध्ययन किया।
अच्छा, यात्रियों को राजकुमार भी कहते हैं और इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें शाक्य मुनि भी कह देते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है इन्हें। अच्छा, उसके बाद क्या सिचुएशन रही? इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम लिखेंगे सी यू की। क्या किताब लिखी? सी यू की। हेनसांग ने किताब लिखी सी यू की। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इस किताब में बड़ा जबरदस्त वर्णन किया है किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है, और इसी किताब में इन्होंने नालंदा के बारे में भी बताया। तो क्या क्या बताया है? एक तो ये बताया, सबसे पहले तो यहां लिख लो, जब ये नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय कुलपति कौन थे? तो कुलपति थे शीलभद्र। कौन थे बेटा? शीलभद्र कुलपति थे, यानी कि यूनिवर्सिटी के हेड थे। अब इस सीयू की में क्या क्या लिखा है? सीयू की में लिखा है कि हर्ष की एक चतुरंगणी सेना है, यानी हर्ष के पास घोड़ों की, बहुत सारे घोड़ों की एक सेना है, हाथियों की सेना है, पैदल सेना है, चतुरंगणी सेना है। तो क्या कहा? हर्ष की चतुरंगणी सेना है। क्या कह रहे हैं? चतुरंगणी सेना है। हर्ष की कैसी सेना है? चतुरंगिणी सेना है। हर्ष की सेना को क्या कह रहे हैं? चतुरंगिणी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चतुरंगिणी सेना कह रहे हैं। फिर हर्ष को भी एक नाम दे रहे हैं। हर्ष का नाम क्या है? शिलादित्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शिलादित्य। हर्ष का नाम क्या है? शिलादित्य। ठीक, आ रही बात समझ में? अश्व सेना का प्रमुख, यानी घोड़ों वाली सेना के प्रमुख को कुरंग कह रहे हैं। अश्व सेना का प्रमुख, उसे क्या कहते थे? कुरंग कहते थे। प्रमुख को क्या कह रहे हैं? कि ये कुरंग हैं और बहुत ट्रेंड हैं। ठीक, और इसी में बताया है कि हर्ष बहुत बड़ा ध्यानी व्यक्ति है, बहुत दान करते हैं। तो इसी में बता रहे हैं हर्ष के कार्यों के बारे में कि भाई हर्ष जो है क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा दान करते हैं। तो हर्ष जो है कुंभ के मेले का आयोजन करते हैं, ये भी बता रहा है, कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। अब मुझे बताओ, कुंभ में पता है आपको, महाकुंभ होता है हर 24 साल में लगता है। महाकुंभ हर 24 साल में लगता है। कुंभ हर 12 साल में लगता है। अर्ध कुंभ आधा कर लो, अर्ध कुंभ हर 6 साल में लगता है। कितने में? 6 साल में। बताना जरा, कुंभ मेला भारत में किन किन जगहों पे मिलता है? अगर आप जानते हो तो फटाफट से लिख मारें कि किन किन जगहों पे मिलता है। क्या आपका? बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से बताते चलें कि किन किन जगहों पर मिलता है। कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है कुंभ मेले का आयोजन? इसे कुंतल करना, कुंतल, कुंतल, क्विंटल, कुंतल। तो कुंभ मेले का आयोजन आप और हम सब जानते हैं हरिद्वार में होता है। 4 जगह लगता है कुंभ मेला। हरिद्वार, हरिद्वार और प्रयागराज और नासिक। चौथा बताएं? हरिद्वार हो गया, प्रयाग हो गया, सब जानते हैं हम प्रयाग। हाँ, जहां बहुत फेमस है प्रयाग का, तो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसके बाद कौन सा? उसके बाद नासिक हो गया, प्रयाग हो गया, उज्जैन भी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? उज्जैन भी ले लीजिए। इन 4 जगहों पर लगता है। ऐसे ही हर्ष का दूसरे काम का उल्लेख कर रहे हैं कि हर्ष महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है। महामोक्ष परिषद का क्या करता है? हर्ष आयोजन करता है हर 5 साल में, हर 5th ईयर में, 5 साल में करता है, और लोगों को दान देता है। क्या करता है? इसमें दान देता है, दान देता है, दान देता है। जितने भी दिन ये महामोक्ष परिषद चलती है, हर्ष दान देता रहता है, और कुछ भी ले जाए कोई खाली हाथ नहीं जाता। बोले हर्ष ने अपने खजाने तक खाली कर दिए हैं, इस तरीके से मामला रहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ आपका पूरा का पूरा हर्षवर्धन भी टॉपिक खत्म हो चुका है। एंशिएंट हिस्ट्री जितना आपसे पैट में पूछी जानी है वो पूरी हो चुकी है। अब हम कल क्या करेंगे? तो बेटा जी कल हम पहले तो 20 से 25 प्रश्न करेंगे,
और फिर उठाएंगे वो टॉपिक जो हमसे पूछे जा रहे हैं मध्यकालीन भारत में। लेकिन दीदी वहां तो राजपूत काल लिखा हुआ है आपकी सिलेबस में, तो राजपूत काल मिडाइवल हिस्ट्री में उठाऊंगी और वहां ही आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बहुत लिमिटेड है, बहुत प्यारा सिलेबस है, इसे कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे कल। टिल द टाइम बाय बाय, लव यू, टेक केयर।